चलो बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए एकदम धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि जिस चीज का आपको बहुत समय से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, एसएससी ने आपके उस इंतजार को खत्म कर दिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या एबिलिटीज होंगी, आपको क्या करना है, कब फॉर्म भरना है, कितनी लंबाई चाहिए, क्या फिजिकल मेजरमेंट्स रहेंगे और किस किस तरीके से सिलेबस आएगा। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने एसएससी का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन 51 पेजेस का है, 51 पेजेस का एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। अगर हम 51 के 51 पेज पढ़ेंगे तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, पढ़ने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ें और हम आपको जो मेन कंटेंट होगा वो बताएंगे। विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए हम लोग देखेंगे, एक एक जानकारी मैं आपके सामने रख दूंगा, एक एक जानकारी आपको मैं बता दूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। बस आप वीडियो को देखते रहें और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अभी तक ये जद्दोजहद चल रही थी कि एग्जाम दिल्ली पुलिस आयोग कराएगा या फिर एसएससी कराएगा। एसएससी बॉल को फेंक देता था पुलिस के पास और पुलिस आयोग फेंक देता था एसएससी के पास। अंततः ये डिसाइड हुआ है कि एसएससी ही इस एग्जाम को कराएगा और एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, भारत सरकार एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है वो है कि आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म आपके 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। यानी कि पूरा 1 महीना है आपके पास, पूरा 1 महीना है, 30 दिन का आपको समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद फॉर्म की लास्ट डेट, जैसा कि हमने आपको बताया, 30 सितंबर है और लास्ट डेट पेमेंट करने की, आपका जो ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 30 तारीख ही है। सबसे अच्छी बात, अगर आप किसी कारणवश फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, पहले तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्म बड़ी सावधानी से भरिए। आप खुद भरते हैं या किसी से भरवाते हैं, फॉर्म को भरते समय, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, इसे भरते समय आप बड़ा सावधानी बरतिए। लेकिन आयोग ने फिर भी आपका ध्यान रखा है, अगर आप फॉर्म में किसी तरीके की गलती कर देते हो तो 1 दिन का समय, 3 और 4 तारीख का समय आपको मिला है फॉर्म को क्या करने के लिए, सही करने के लिए, सुधार करने के लिए। ठीक है। इसके बाद अभी तक जो कैलेंडर था एसएससी का, उसमें ये कांस्टेबल को लेके जद्दोजहद बनी हुई थी कि एग्जाम कब होगा, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में एसएससी ने बताया है कि हम दिसंबर 2023 में एग्जाम शुरू करा देंगे। एग्जाम चूंकि सीबीटी होगा इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट वाइज एग्जाम चलेगा, लेकिन दिसंबर में 2023 में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 3 महीने से ज्यादा का समय है। अगर 1 दिसंबर को भी एग्जाम होता है तो स्टार्ट होता है तो भी आपके पास 3 महीने हैं। और हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम को, हिम्मत के साथ लग जाइए, सफलता आपके चरणों को, कदमों को चूमेगी। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी बात कही एसएससी ने कहा यहां पर कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का मतभेद खत्म हो जाए, लिंगानुपात खत्म हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाए फॉर्म भरने के लिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन को एनकरेज किया जाए फॉर्म को भरने के लिए। यहां पे हम देखेंगे कि ये जो आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, इसमें ये देखिए वैकेंसीज जो है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 7,500 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 7,500 वैकेंसी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है और 2,500 वैकेंसी जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। आप देख पा रहे होंगे जनरल यूआर के लिए 2748 वैकेंसी,
ईडब्ल्यूएस के लिए 488 वैकेंसी, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 258, एससी कैंडिडेट के लिए 717 और एसटी कैंडिडेट के लिए 242 के वैकेंसीज हैं। वहीं अगर आप फीमेल देखते हैं तो यूआर के लिए 1502, ईडब्ल्यूएस के लिए 268, ओबीसी के लिए 142 और एससी के लिए 429 और एसटी कैंडिडेट के लिए 150। इस तरीके से 2491 वैकेंसीज हैं। अब कुछ बच्चे, मैं सुबह से ही देख रहा हूं, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हम ओबीसी वालों के लिए इतनी कम वैकेंसीज क्यों हैं, हम ओबीसी वालों के लिए इतनी कम वैकेंसी क्यों है। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ओबीसी के लिए कम वैकेंसी नहीं है। ये सिस्टम क्या है कि ये 258 वैकेंसी जो हैं ये केवल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट्स जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 70 कट ऑफ गई है जनरल की, यूआर की, और किसी ओबीसी कैंडिडेट के 71 मार्क्स हैं, तो वो इस वैकेंसी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। लेकिन याद रखना उसकी एज जो होनी चाहिए वो 24 साल तक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एज में भी अपनी वैकेंसी, अपनी कैटेगरी का यूज कर लिया तो भी आप फिर किस में आ जाएंगे, अपने आरक्षित सीट में ही आ जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ के चलिए कि ये वैकेंसी और प्लस ये वैकेंसी आपके पास है। अब आप अगर ज्यादा नंबर लाएंगे तो यूआर में चले जाएंगे, और अगर सीमित नंबर लाएंगे तो आप में चले जाएंगे। ये विवाद का विषय नहीं है, ये अपना सिस्टम का विषय है, आयोग का अपना विषय है। अब देखिए ये दिया गया है, इसमें एज रिलैक्सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एज क्या है, कौन कौन लोग कांस्टेबल को फॉर्म को भर सकता है, कितनी एज वाले कांस्टेबल को फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 18 से 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये जो एज है वो 1/7/2023 को मानी गई है। यानी अगर 1/7/2023 को आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष या इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे इन्होंने क्या किया है, डेट ऑफ बर्थ भी दे दी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 के बाद और 1/7/2005 से पहले है, इन दोनों के बीच में है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST कैंडिडेट जो हैं उन्हें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है एज में। कितना रिलैक्सेशन मिला है? 5 वर्ष का। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। इसके अलावा ऐसे लोग जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें 5 वर्ष का क्या मिला है? रिलैक्सेशन मिला है। कितना रिलैक्सेशन मिला है? 5 वर्ष का। वहीं आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपने अपने देश को या अपने राज्य को रिप्रेजेंट किया है तो आपको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी कैटेगरीज में कम लोग होंगे, ज्यादातर लोग इन कैटेगरीज में ही होंगे। तो हम ध्यान रखेंगे SC और ST कैटेगरी के लोग 5 वर्ष की छूट है उन्हें, और OBC कैटेगरी के लोगों को, भाइयों को 3 वर्ष की छूट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका कैटेगरी वाइज छूट। इसके बाद ये हो गया प्रोसेस ऑफ, अच्छा ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट आपके अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक विषय है कि सर क्या हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम दिल्ली में या दिल्ली कांस्टेबल में जनरल में काउंट होंगे? जी नहीं। आप अगर उत्तर प्रदेश ओबीसी हैं और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली में भी ओबीसी
कैंडिडेट माने जाएंगे। आप जिस कैटेगरी में हैं, आप दिल्ली में भी उस कैटेगरी में माने जाएंगे, लेकिन आपके पास भारत सरकार वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारत सरकार का सर्टिफिकेट आपको बड़ी आसानी से किसी भी जन सेवा केंद्र पे आप जाएंगे, वहां पर अपने उसे बनवा सकते हैं। एजुकेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2। मोटा मोटा समझ लीजिए, आप अगर इंटर हैं, 10+2 हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। हाँ सर, हमने तो सर कुछ एनसीसी वगैरह कर रखा है, क्या हमें कुछ उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर। यहां पे दिया गया है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स का आपको 5% दिया जाएगा। और आपको पता है कि आपका एग्जाम ये 100 नंबर का है, यानी कि सीधा सीधा आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, ए, बी या सी, तो उसे जरूर लगाइए और लाभ लीजिए। ये आपको बहुत फायदे की बातें पता चल रही होंगी आज। पैसा देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे। कितने रुपए लिए जाएंगे? 100 रुपए लिए जाएंगे। लेकिन एससी कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट से कोई भी फीस एसएससी नहीं लेता है, ठीक है ना, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जनरल कैटेगरी के लोगों से, ये अनरिजर्व्ड वालों से ये 100 रुपीज की फीस लगेगी। पेमेंट आप किसी भी मोड से करा सकते हो। ओहो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बहुत इंतजार था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ गई। देखिए बेटा, ये एग्जाम आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, जिसे हम लोग सीबीडी भी बोल देते हैं। उसके बाद आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल के बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। समझ रहे आप मेरी बात को? इस तरीके से होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीप्लाई। देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीडी टेस्ट होगा वो 4 ऑप्शन वाला होगा, 1 ऑप्शन सही, 3 गलत, और ऐसे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चंस जो होगा वो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका जो पेपर हो गया वो पूरा कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। कितने मार्क्स का पेपर हो गया आपका? 100 मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। देखिए कैसे कैसे इसका विभाजन किया है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा सेगमेंट है बेटा, सबसे बड़ा सेगमेंट है, और ये 50 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 25 नंबर के हो गए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स बोल सकते हैं इसे, 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के। सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है, तो उनके लिए यहां पे थोड़ा सा एडवांटेज है। अच्छी मेहनत जीएस में कर लीजिए, अच्छी मेहनत रीजनिंग में कर लीजिए, अच्छी मेहनत कंप्यूटर में कर लीजिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर्स। कंप्यूटर के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का ही होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, और समय मिला 90 मिनट। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे, बहुत नाइंसाफी है ना। 1.5 घंटे में आपको क्या करना होगा? पेपर पूरा करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, बड़ा ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना? 0.25। इसे हम लोग बोल सकते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके कट जाते हैं। या बिल्कुल साधारण भाषा में बोलें, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका होगा, ठीक है ना। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। आप दोनों ही भाषाओं में पेपर देख सकते हैं,
ठीक है ना। जनरल नॉलेज का सिलेबस मतलब ये बोल रहा है कि साधारण जानकारी चाहिए, कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं चाहिए जनरल नॉलेज की, है ना। और इसमें आपको बता रहा है हिस्ट्री चाहिए, कल्चर चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी चाहिए, जनरल पॉलिटी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना। दीज क्वेश्चन विल बी सच, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बहुत विशेष प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हम देख सकते हैं इतिहास पढ़ना होगा, हमें संस्कृति पढ़नी होगी, भूगोल पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, भारतीय संविधान पढ़ना होगा, आपका जनरल साइंस भी पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। रीजनिंग में सेम सिलेबस है एसएससी का, एसएससी जीडी वाला सेम सिलेबस है लगभग, ठीक है ना। पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। मैथ्स में दिस पार्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम वगैरह होगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा, है ना, आपका साधारण मैथ आएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, यहां पे कंप्यूटर की बड़ी विशेष बात है और इसमें मेरे बच्चे जीत जाएंगे क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट टीचर हैं, है ना। MS एक्सेल की पूरी जानकारी चाहिए, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर्स, ये पूरी जानकारी कंप्यूटर की एक चाहिए, है ना, जो आपको बड़ी आसानी से सिखा दी जाएगी और आप मन लगा के अगर पढ़ेंगे तो ये 10 नंबर आपके जो हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आपका फिजिकल होगा और नापतोल होगी, मेजरमेंट होगा। फिजिकल में आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली चीज आपको करनी होगी 1600 मीटर की दौड़। क्या करना होगा? 1600 मीटर की दौड़। उसके बाद दूसरी चीज आपको करनी होगी लॉन्ग जंप। उसके बाद तीसरी चीज आपको करनी पड़ेगी हाई जंप। मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, उसके बाद आपको लंबी कूद कराई जाएगी, उसके बाद आपको ऊंची कूद कराई जाएगी। लॉन्ग जंप, लंबी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे कैंडिडेट जिनकी आयु 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष या इससे कम तक है, तो उन्हें 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल ही खा जाता है। 12 गुना लोग बुलाए गए हैं, लगभग 90,000 लोगों को रिटन पास कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना लॉन्ग जंप 14 फीट गच्चा दे देता है, तो अच्छी प्रैक्टिस आपको लॉन्ग जंप में करनी पड़ेगी। हाई जंप 3.9 फीट, लगभग इतना, ठीक है ना। इसके बाद जो लोग 30 से 40 वर्ष के हैं, बहुत कम लोग होंगे इसमें, उन्हें 7 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर। यहां पे 1 फीट कम कर दिया गया है और यहां पर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता 40 से ऊपर तो कोई नहीं होगा, बहुत कम कैंडिडेट होंगे। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, पुरुषों के लिए क्या करना है, 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है, लॉन्ग जंप 14 फीट लगानी है लंबी कूद, और ऊंची कूद आपको 3.9 फीट लगानी है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसके साथ साथ पुरुषों को, अच्छा इसमें हाइट का भी है, हाँ हाइट पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 170 से कम वाले एलिजिबल नहीं हैं। केवल कुछ लोग जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना, गढ़वाली हैं, कुमायूनी हैं, गोरखा हैं, डोंगराज हैं, ठीक है ना, आपके जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये जो कैंडिडेट हैं कुछ, इनको इसमें रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। यानी कि ये अगर 165 सेंटीमीटर के भी हैं तो भी इनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इनके अलावा जो भी अतिरिक्त हैं उनको क्या करना है, 170 उनकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है, छाती, समझ रहे हो ना, सीना। तो यहां पर 81 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए न्यूनतम साधारण स्थिति में। इसके बाद आपका एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर का भी होना चाहिए। मतलब फुलाव, छाती में फुलाव जो होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में 81 और 4 मीटर का फुलाव, इस तरीके से 81 से 85 सेंटीमीटर तक आपका सीना होना चाहिए। यहां पर भी कुछ हिल एरियाज के लोगों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। एससी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है।
ठीक है, एसटी कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अब यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख ले, जो महिला कैंडिडेट हैं, बच्चियां हमारी, है ना, उनके लिए क्या है, उन्हें 1600 मीटर 8 मिनट में करना है। दौड़ कितने मिनट में करनी है? 8 मिनट। जहां पे लड़कों को 6 मिनट में करनी थी, वहां इन्हें 8 मिनट में करनी है। और लॉन्ग जंप इनकी क्या कर दी गई है? 4 फीट कम कर दी गई है। 10 फीट इन्होंने लॉन्ग जंप मारनी है और 3 फीट हाई जंप मारनी है ना। लेकिन बच्चियों के हिसाब से ये भी बहुत है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका एग्जाम तो टाइट आता ही आता है और इसका फिजिकल भी टाइट है। हमें क्या करना है? शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से तैयारी करनी है। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है। जो बच्चियों के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है। इनके लिए भी 2 सेंटीमीटर की छूट है। जो पहाड़ी एरियाज पे हैं, हिल एरियाज पर हैं, उनके लिए भी क्या है? 2 सेंटीमीटर की छूट है। इसमें एक चीज और बताई गई है कि आपकी जो हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, उसके लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। मतलब जो आपकी जो एक मेजरमेंट बनाया है, अगर आप पहली बार में ही कूद जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है आप 14 के बाद कितना कूदते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में नहीं कूद पाते तो दूसरी बार में नहीं कूद पाते तो तीसरी बार, आपको 3 बार में क्वालिफाई करना ही होगा। सबसे पहले ये रेस कराएंगे, दौड़ कराएंगे। दौड़ में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो घर जाओ। अगर आप दौड़ में क्वालिफाई हो जाते हो फिर ये आपको लॉन्ग जंप कराएंगे। लॉन्ग जंप में आप क्वालिफाई हो जाते हो फिर ये आपको हाई जंप कराएंगे। मतलब एक स्टेप क्लियर करने के बाद ही ये आपको दूसरे स्टेप में पहुंचाएंगे। अगर आपका कोई एक स्टेप ही फेल हो जाता है तो ये आगे वाले स्टेप में आपको नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। ये फॉर्म में क्या क्या चीजें लगेंगी वो सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आपके फॉर्म में लगनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी, आईडी कार्ड वगैरह, है ना, इंक्वायरी सेल के बारे में बता दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। कुल मिला के मोटा मोटा जो हमें बताना था आपको, ये देखिए, आपका ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके का पूरा एक परफॉर्मा आपके सामने आएगा, जिसमें आप आधार कार्ड नंबर, अपना नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, LMB आपके पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, ये आपके पास होना चाहिए। लर्निंग नहीं चलेगा, ठीक है, लर्निंग नहीं चलेगा, कम से कम LMB आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भर देंगे। ये फॉर्म की जानकारी आपको पता ही होगा, ये उसके कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखिए, फोटो लगा के सिग्नेचर लगा देंगे आप, ये आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अच्छा, फोटो के लिए देखिए कितना स्पष्ट दिया है एसएससी ने कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फीज लगा देते हैं। एसएससी ने बोला देखो भाई, आपको फोटो लगानी है तो थोड़ा सा तमीज की लगाइए। आप समझ रहे हो ना, कैसी फोटो लगानी है आपको? इस तरीके से लगानी है, बिल्कुल सीधे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये नहीं है कि आपने अपना कहीं हिल एरिया पे घूमने गए, लगा दिया, आपने आधी फोटो आ रही है, आपने वो लगा दी, फोटो में कलर क्लियर नहीं आ रहे हैं, धुंधला आ रहा है, ये भी धुंधला आ रहा है, बिल्कुल धुंधला नहीं आ रहा, बिल्कुल फोटो नहीं आ रहा, उल्टा ही लगा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दबाजी में, उल्टा ही लगा दिया, ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है ना। चश्मे के साथ, समझ रहे हो ना, ये लड़कों में बहुत होता है, चश्मे के साथ ये सेल्फी, ये छोटी फोटो लगा दी, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको बिना चश्मे के आपको फोटो लगानी होगी और फोटो आपकी सीधी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं और बस यही आपके थे, जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। बेटा अभी भी आपके पास समय है, आज से ही लग जाइए तैयारी में, हम आपके साथ हैं। आप जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी मदद चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप आज से ही लग जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।